हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती। दिस साइड सुरभि। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो है डायरेक्टिंग, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मोटिवेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन का मीनिंग। मोटिवेशन का क्या मतलब है? रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। अब इसमें मोटिवेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक तरह से एनकरेज करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दे। तो यहाँ पे यही कर रहा है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, मतलब वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, साथ में उनको इंस्पायर कर रहा है एम्प्लॉयज को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई मैनेजर ए है, उसके अंडर 10 सबॉर्डिनेट्स वर्क करते हैं। उसने क्या करा, अपने सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज करने के लिए उनको क्या प्रोवाइड करा? बोनस प्रोवाइड करा। तो जो एम्प्लॉयज हैं वो बोनस के लिए एनकरेज हो गए। उन्होंने क्या करा, अपना काम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली करा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाया। तो यहाँ पे मैनेजर ने क्या अपनाया? मोटिवेशन की स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इसका फर्स्ट फीचर है, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। अब मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। जैसे किसी पर्सन की कोई इंटरनल फीलिंग है, उसको आगे आने वाले साल के अंदर कोई कार परचेज करनी है, तो वो उस कार को परचेज करने के लिए वो खुद को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, अपने अंदर एक इंटरनल फीलिंग डेवलप करेगा ताकि वो उस चीज को, अपने गोल को अचीव कर पाए। तो मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। सेकंड, इसका फीचर्स है, प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अब यहाँ पे मोटिवेशन के थ्रू क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर क्रिएट किया जाता है। किसके थ्रू? मैनेजर्स के थ्रू। मैनेजर्स क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो मोटिवेशन हेल्प करता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करने में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की एक पॉलिसी है कि अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय 2 इयर्स तक वर्क करता है और उसका वर्क बहुत ही एफिशिएंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो 2 इयर्स के बाद वो प्रमोट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे प्रमोशन की जो फीलिंग है, क्योंकि हर एम्प्लॉय प्रमोट होना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो प्रमोशन की फीलिंग है ये एज अ वर्क करेगी एम्प्लॉयज के लिए, क्या? मोटिवेट। तो वो प्रमोशन से मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। अब मोटिवेशन तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? जैसे ये एग्जांपल लिया, प्रमोशन का हमने एग्जांपल लिया, तो प्रमोशन से मोटिवेट होकर वो अपना काम और ज्यादा अच्छे से करेंगे, तो यहाँ पे वो पॉजिटिवली मोटिवेट हुए हैं। नेगेटिवली मोटिवेट कैसे? कि अगर किसी मैनेजर ने क्या करा, अब उसके एम्प्लॉय ने कोई काम ढंग से नहीं करा, तो उसने उसको किसी भी तरह की क्या दे दी? पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट की वजह से क्या हुआ? वो एम्प्लॉय जो है उस मैनेजर के अगेंस्ट हो गया। तो ये एक तरह से क्या हो गया? नेगेटिव मोटिवेशन हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मोटिवेशन दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट इसका फीचर है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का जो बिहेवियर है वो वैरी करता है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज का, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, उनका बिहेवियर ही अलग होगा, तो उनको मोटिवेट करने की स्ट्रेटेजी, उनको मोटिवेट करने की टेक्निक भी डिफरेंट होगी। तो इसी वजह से क्या है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजर जो है एक ही मोटिवेशन टेक्निक जो है सभी एम्प्लॉयज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। उसको उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही मोटिवेशन टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है। तो इस वजह से मोटिवेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा मोटिवेशन की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इसके अंदर मैस्लो ने किसके बारे में बताया था? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया था, जिसमें वो ह्यूमन बिहेवियर को उनके नीड्स के बेसिस पे डिफाइन करता है। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में मैस्लो ने क्या बताया था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो नीड्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो उसने ये एक हायरार्की क्रिएट करी जिसके अंदर वो बताते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और उसकी बेसिक अजम्पशन ये है कि एक नीड को फुलफिल करने के बाद वो देन नेक्स्ट नीड्स के ऊपर जाते हैं, और इस तरह से ये हायरार्की चलती रहती है। तो इस थ्योरी का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये जो बेसिक नीड्स है ये किसके ऊपर
ऊपर बेस्ड होती है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कि फूड, शेल्टर, जो ये बेसिक नेसेसिटीज है हमारी लाइफ की, इनके ऊपर ये नीड्स बेस्ड होती है। तो इसमें क्या बताते हैं कि सबसे पहले कोई भी ह्यूमन है वो सबसे पहले अपनी इन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की जो नीड्स है उनको फुलफिल करेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएगा। तो फर्स्ट इसका बेस क्या हो गया यहाँ पे, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड इसकी है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स में भी यहाँ पे दो बाइफिकेशन है, फर्स्ट है फिजिकल सेफ्टी, सेकंड है फाइनेंशियल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी का मतलब है कि उनको कोई इंजरी ना हो, कोई इलनेस ना हो, तो इस तरह की जो सेफ्टी होती है वो आती है फिजिकल सेफ्टी के अंदर। फाइनेंशियल सेफ्टी का मतलब है कि जो भी उनकी जॉब है वो परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी करते हैं कि उनके पास एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम रहे। तो सबसे पहले तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, देन वो अपनी सिक्योरिटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। ये जो हायरार्की है ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलती है। देन वो आएंगे अपने थर्ड नीड्स के ऊपर, जो कि उनकी सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स इसके ऊपर बेस्ड होती है उनकी अफेक्शन, फ्रेंडशिप। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बीच में जो है एक इनफॉर्मल रिलेशन भी होता है। इनफॉर्मल रिलेशन कैसे, फ्रेंडशिप का, अफेक्शन का। तो जब वो अपनी इन नीड्स को फुलफिल कर लेता है तो उसके लिए अब ये नीड भी नेसेसरी हो जाता है। अब जैसे जैसे ये नीड्स फुलफिल होती जाएंगी, नेक्स्ट अब वो नीड पे आ जाएगा अपनी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और अटेंशन। मतलब अब जब उसने अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर लिया, अपनी सिक्योरिटी को भी फिक्स कर लिया कि अब उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, फिजिकल सिक्योरिटी भी है, सोशल नीड्स को फुलफिल कर लिया, अब उसकी एस्टीम नीड्स आती है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ काम करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके कौन सी नीड्स अराइज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर रिकॉग्निशन की। और लास्ट जो इसके अंदर लास्ट नीड्स होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का क्या मतलब है कि अब वो खुद की ग्रोथ के लिए, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए वर्क करता है। कि मतलब ये तो बेसिक नीड्स जो उन्हें फुलफिल करनी थी, अब वो अपने लिए कोई ऐसी नीड्स को फुलफिल करता है जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते थे या जो उनको करना है। तो यहाँ पे उनकी आती है ग्रोथ के रिगार्डिंग उनकी जो भी नीड्स होती है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट, वो किस में आती है, इन नीड्स के अंदर आती है। और अगर इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके चले तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स क्या होगी, सैलरी। उनकी बेसिक नीड्स क्या होगी, सैलरी। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स क्या होगी कि उनको पेंशन मिल रही है, परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, ग्रेजुटी, इस तरह की जो भी उनको फैसिलिटीज मिल रही है वो क्या होगी, उनकी सेफ्टी नीड्स। थर्ड सोशल नीड्स, वही फ्रेंडशिप जो उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशन होता है वो हो गया इनका फ्रेंडशिप का। नेक्स्ट एस्टीम नीड्स क्या होगी कि अगर उनका प्रमोशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर उनका प्रमोशन हो रहा है तो वो उनकी क्या है, एस्टीम नीड्स है, क्योंकि वो लो लेवल से किस पे आ चुके हैं, हाई लेवल के ऊपर आ चुके हैं। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि अब वो अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं कि उन्होंने कोई भी जो गोल्स थे वो अचीव कर लिए, या फिर कुछ भी उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अचीव करना तो उन्होंने वो अचीव कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वो हायरार्की इस तरह से वर्क करती है। तो मैस्टर ने बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन को लाना तो उन्हें इन हायरार्की को फॉलो करना जरूरी है। इस हायरार्की के भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। तो ये थी हमारी मैस्लोज नीड हायरार्की। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का क्या मतलब होता है, वो मेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किए जाते हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए और उनके थ्रू एफिशिएंटली वर्क करवाने के लिए। तो इंसेंटिव के अंदर हम वो सारे मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। तो इंसेंटिव दो तरह से क्लासिफाई है, फर्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव, सेकंड है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब नाम से ही क्लियर हो गया है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइन किए जा सकते हैं, मतलब जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं हो सकते। तो ये जो मनी में कैलकुलेट नहीं हो सकते, और फाइनेंशियल इंसेंटिव जो इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर।
फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर हमें यहाँ पे 6 तरह के इंसेंटिव गिवन है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है पे एंड अलाउंसेस। अब पे से तो हमें पता चल गया कि जो बेसिक उन्हें सैलरी पे की जाती है वो, तो यहाँ पे सैलरी पे एक इंसेंटिव है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को उनकी प्रॉपर सैलरी मिलेगी तो वो अपना काम प्रॉपर वे से भी करेंगे। अलाउंसेस का क्या मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर टाइम वर्क करता है तो उस ओवर टाइम वर्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसे कुछ एक्स्ट्रा पे करती है, या फिर अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना काम जो है टाइम से पहले पूरा कर दिया है तो उस केस में भी जो है ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है, जिसको हम अलाउंस बोलते हैं। सेकेंड हमारे पास है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे लेबर्स एम्प्लॉयड है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस लेबर की जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उसी के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी या वेजेस मिलेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव का यही मतलब है कि जो बोनस है ऑर्गेनाइजेशन कब देते हैं, या तो जब उसका जो टारगेट होता है, जो गोल होता है वो टाइम से पहले अचीव हो जाता है, या फिर ईयर एंड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो बोनस वो क्या करती है, जो भी एम्प्लॉयज की सैलरी होती है या वेजेस होते हैं उससे एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट पे की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉयज को, उसको हम क्या बोलते हैं, बोनस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑप्शन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि आप इंसेंटिव्स की जगह पे, कैश इंसेंटिव्स की जगह पे आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो है शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो कैश इंसेंटिव ले ले या फिर ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्स को बाय कर ले। फिफ्थ हमारे पास है रिटायरमेंट बेनिफिट। जब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में उनको बोलते हैं ग्रेच्युटी, पेंशन मिलती है। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ये भी किस में आते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं। लास्ट है हमारा परक्यूजिट। परक्यूजिट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ चीजें क्या है काइंड्स में अपने एम्प्लॉयज को देती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को कार दे सकती है, हाउस दे सकती है, फिर एजुकेशन की फैसिलिटीज भी दे सकते हैं उनकी फैमिली को। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको परक्यूजिट देती है। तो परक्यूजिट होते तो काइंड्स में है, लेकिन उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव इसलिए कहा है क्योंकि उनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो कि कैश के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो सकते। फर्स्ट है हमारे पास स्टेटस। स्टेटस का मतलब है कि किसी भी पर्सन की कितनी रिस्पेक्ट है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी मार्केट वैल्यू है, या फिर किसी एम्प्लॉय के पास कितनी अथॉरिटी है किसी काम को करने की, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसकी रिकॉग्निशन क्या है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, स्टेटस के अंदर आती है। तो हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिकॉग्निशन को जो है इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। सेकंड हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हमें ये बता रहा है कि अगर मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अगर पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, मतलब एम्प्लॉयज को ज्यादा मोटिवेट करेगा, तो उसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा काम करने के लिए तो वो और भी ज्यादा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर पाएगा। थर्ड हमारे पास है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो खुद को और ज्यादा डेवलप कर सके। किस तरह से कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो भी एम्प्लॉयज को मिलती है वो किसके अंडर आती है, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर आती है, और इनको जो है इन टर्म्स ऑफ कैश जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। फोर्थ हमारे पास है जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट का क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ इस तरह की जॉब्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन, हाई स्किल, हाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब एम्प्लॉयज को इस तरह की जॉब्स ऑफर होती है तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इनको परफॉर्म करना। तो इस तरह की जॉब जब भी किसी एम्प्लॉय को मिलती है तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये भी उसके लिए क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो हमारे पास है जॉब सिक्योरिटी। अब हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी क्या हो, जॉब सिक्योरिटी हो, मतलब उसकी जो जॉब हो वो परमानेंट रहे।
तो जॉब सिक्योरिटी के अंदर यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज की जो जॉब है उसको परमानेंट कर देती है ताकि जो एम्प्लॉयज है वो और भी ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाए। सिक्स्थ हमारे पास है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस मेक हो रहे हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के सजेशंस को कंसीडर करते हैं, उनके इनिशिएटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो और अच्छे से काम करे। सेवेंथ और लास्ट हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का क्या मतलब है कि इसके अंदर एम्प्लॉयज को रियलाइज करवाया जाता है कि उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस इंपॉर्टेंस की वजह से वो और ज्यादा मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब ही यही है कि उनको ये रियलाइज करवा रहा है कि उनकी जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने अपना मोटिवेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।